हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ का रिवीजन देखेंगे जो आपकी पीवाईक्यू में इसमें कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू भी हैं, कुछ क्या मोस्टली क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे टीजीटी पीजीटी के लिए। तो इसमें हम देखने वाले हैं अपने विलियम वर्ड्सवर्थ का रिवीजन। इसके पहले मैंने शेक्सपियर का डाल दिया था, मिल्टन का भी। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ को देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि पीडीएफ आपको 4 राइटर की पीडीएफ मिलेगी। मैंने आप लोग के लिए बनाया है कंप्लीट 4 राइटर। ठीक है, कंप्लीट 4 राइटर की पीडीएफ है, पीडीएफ फॉर्म में रहेगा और एमसीक्यूज़ फॉर्म में है। ये भी बता दे रही हूँ कि एमसीक्यूज़ फॉर्म में है, प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस विद आंसर। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी 199 में। ठीक है, 199 में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको कंप्लीट 4 राइटर्स मिलने वाले हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आपको लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट्स, फिगर ऑफ स्पीच और आपकी ये जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सबका 79 में आपको मिल जाएगा। बहुत ही मिनिमल सी कॉस्ट है ये, 79 में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये भी आपका एमसीक्यूज है, प्रैक्टिस विद आंसर। ये भी 79 में ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी, यानी कि कंप्लीट आपको टीजीटी मिलने वाला है। ग्रामर नहीं है, ओनली लिटरेचर है। तो ये 199 का मिलेगा, कंप्लीट 4 राइटर। अगर जो कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 80 81 84 87 35। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके वो पीडीएफ पा सकते हैं, ले सकते हैं। ओके, तो यही बताना था। और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। जिन्होंने भी अभी तक लिया है ये पीडीएफ, वाकई में वो कहते हैं बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब आपको नॉलेज ही मिलेगा, बहुत ही फ्रूटफुल पीडीएफ है। जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले सकता है। ओके, तो यही बताना था और स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ी सी तबीयत में सुधार है तो मैं आज वीडियो बना रही हूँ। कंप्लीटली पूरी तरह से सही हो जाऊँगी, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस सेशन हम देखेंगे। जो प्रैक्टिस मैंने अभी अधूरी छोड़ी है 11, ठीक है, 12 से देखेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 से लिस्ट सेकंड आपको मिलान करना है करेक्ट आंसर से यूजिंग कोड्स गिवन बिलो दिस लिस्ट। तो लिस्ट 1 से लिस्ट सेकंड में आपको मिलान करना है कौन सी चीज़ कब आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 1798 में हम सभी को पता है 1798 में क्या आया था, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये 1 का 4 में चला आएगा। ओके, 1798 में आपका प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स आया था। 1865 में आपका क्या आया था, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम। तो ये इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है 1924। 1924 में क्या आया था, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ओके, उसके बाद आपका 1948 में क्या आया था, द ग्रेट ट्रेडिशन। तो ये यहाँ आ जाएगा। ओके, और ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर जो हमारा होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा बी। ओके, बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 4 3 2 1, 4 3 2 1। ओके, तो ये याद रखना है, यानी कि 1798 आपका प्रीफेस आता है, 1865 जो आता है वो आपका फंक्शन वाला आता है, 1924 जो आता है वो आपका प्रिंसिपल वाला आता है, 1948 ग्रेट ट्रेडिशन आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जीडीसी करके था, उसी में एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, वर्ड्सवर्थ ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी होल्ड्स द व्यू दैट। इसका बताना है क्या होगा। ठीक है, कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी है वो क्या है, वो क्या मतलब अपने विचारों को होल्ड करते हैं, उनके क्या विचार हैं इसमें। सोल इज़ नॉन एग्जिस्टेंस, चाइल्डहुड इज़ इमॉर्टल, सोल लिव्स इन हेवन बिफोर कमिंग इनटू द वर्ल्ड, व्हेन वी ग्रो ओल्डर वी डू नॉट फॉरगेट आवर एक्सपीरियंसेस ऑफ हेवन। तो यहाँ पे आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये कविता। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जो मतलब वर्ड्सवर्थ हैं ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी में इन्होंने जो पोइट्री है, इनकी पोएम है, आत्मा के जीवन और बचपन की मासूमियत पर यह सेंटर्ड है, ये इनका ओड।
ठीक है, यानी कि आत्मा के जो जीवन है और बचपन की जो मासूमियत हमारी है उसी पे सेंटेड। इसमें कहा गया है कि जो आत्मा है वो इस संसार में आने से पहले स्वर्ग में रहती थी, यानी कि जो हमारी आत्मा है वो इस संसार में आने से पहले स्वर्ग में रहती थी और बचपन में उस दिव्यता का प्रभाव अधिक रहता है। यानी कि जब हम बचपन में रहते हैं, मासूम रहते हैं, तो उस समय ये जो हमारा हेवन है, जो स्वर्ग से रिलेटेड, हम ज़्यादा मतलब देख पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें हम बड़े होते हैं, वो जो स्वर्गीय अनुभव है वो धुंधले हो जाते हैं। ठीक है, वो धुंधले हो जाते हैं। तो ये इस पोएम में यही कहा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सोल लिव्स इन हेवन बिफोर कमिंग इनटू द वर्ल्ड, यानी कि जो हमारी आत्मा है वो दुनिया में आने से पहले कहाँ रहती है? हेवन में रहती है। ठीक है, हेवन में रहती है जो हमारी आत्मा है, दुनिया में आने से पहले वो हेवन में रहती है। और जब हम बचपन में रहते हैं, जब हम मासूम रहते हैं, उस समय स्वर्ग मतलब हमारा जो ध्यान है वो स्वर्ग की तरफ रहता है, यानी कि हम अच्छे से देख पाते हैं, हम मासूमियत झलकती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो स्वर्ग का जो हमारे अंदर एक अनुभव है वो धुंधला होता जाता है। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। लेट नेचर बी योर टीचर अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। इसका बताना है लेट नेचर बी योर टीचर, यानी कि नेचर को ही अपना टीचर बनने दो। ये किस पोएम की लाइनें हैं? टिंटन एबे, एक्सकर्जन, प्रील्यूड, सॉलिटरी रीपर। ठीक है, बताना है यहाँ पे। देखिए, लेट नेचर बी योर टीचर, ये जो लाइनें हैं ये वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है लाइनें, विलियम वर्ड्सवर्थ से ही रिलेटेड लाइनें हैं, बट इनमें से किसी की नहीं है। टिंटन एबे की भी नहीं है, एक्सकर्जन की भी नहीं है। अगर आप गलती से लगा भी दे रहे हैं तो गलत है यहाँ पे। ये चारों में से नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आया है, ये मैं लेके नहीं आई हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये नहीं है। ये जो लाइनें हैं ये आपकी टेबल टर्न की लाइन है। किसकी लाइन है? टेबल टर्न की, द टेबल टर्न। तो ये याद रखना है, द टेबल टर्न की लाइन है, जो कब पब्लिश हुआ था? 1798 में। ये भी पब्लिश ही हुआ था इन द कलेक्शन लिरिकल बैलेड्स में ही, लिरिकल बैलेड्स के कलेक्शन में ही पब्लिश हुआ था। तो ये याद रखना है। ठीक है, ओके। इसमें बताया क्या गया है टेबल टर्न में कि जो स्पीकर है वो स्पीकर बताता है, मतलब ये कि प्रकृति से सीखने और किताबों के बजाय हमको प्राकृतिक दुनिया में ज्ञान खोजने पर बल देता है। यानी कि हमें नेचर से सीखना चाहिए। किताबें हमें कुछ नहीं सिखाती हैं, किताबें सिर्फ एक बैरन लीव्स हैं, बल्कि हमको प्रकृति से, नेचर से सीखना चाहिए। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द लाइन लेट नेचर बी योर टीचर इज टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम ऑफ विच पोएट। देखिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि लेट नेचर बी योर टीचर, ये एक फेमस पोएम की तो लाइनें हैं, लेकिन किस पोएट की है यहाँ पे बताना है। ओके, एक मिनट। क्वेश्चन तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये आई थिंक ये ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक कंसिडर्ड एज अ पोएट एज अ मैन स्पीकिंग टू मेन। तो इसमें बताना है क्या होगा। कह क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक कंसिडर्ड, मतलब किस, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से वो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिटिक माना जाता है किस पोएट ने, कि अ मैन स्पीकिंग टू मेन, कौन सा पोएट मानता है ये। ठीक है, यहाँ पे बताना है कौन से वो क्रिटिक पोएट हैं जो मानते हैं अ मैन स्पीकिंग टू मैन। तो राइट आंसर यहाँ पे हम सभी को पता है विलियम वर्ड्सवर्थ करेक्ट हो जाएंगे। यस, विलियम वर्ड्सवर्थ कंसिडर एज अ पोएट, मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट को क्या मानते हैं? अ मैन स्पीकिंग टू मैन। ठीक है, और इन्होंने ये जो वर्ड्स है ना, अ मैन स्पीकिंग टू मैन, ये इन्होंने कहाँ लिखा है? तो प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन। जब सेकेंड एडिशन आया था लिरिकल बैलेड्स का 1800 में, उसमें प्रीफेस को ऐड किया गया था। ठीक है, उसमें प्रीफेस को ऐड किया गया था, उसमें ये मानते हैं। ठीक है, याद रखना है, उसमें इनके वर्ड्स हैं। ओके, और प्रीफेस है जो, यानी कि लिरिकल बैलेड्स का जो प्रीफेस है वो अक्सर मैनिफेस्टो माना जाता है रोमांटिक मूवमेंट का, इंग्लिश लिटरेचर का। तो ये याद रखना है। ओके, अब इन लाइनों का मतलब क्या होता है? इन लाइनों का मतलब ये है, वर्ड्सवर्थ ने इसको प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में कहा है। उनके मतलब यहाँ पे इन्होंने ये वर्ड्स को कहा है, उन्होंने ये परिभाषित किया है कि जो कवि होते हैं वो सामान्य इंसानों जैसे ही होते हैं, उनमें लेकिन उसमें गहरी संवेदनशीलता और अभिव्यक्ति की शक्ति होती है। यानी कि जो पोएट होते हैं वो भी एक सामान्य इंसान होते हैं, बट सिर्फ उसमें क्या चीज़ें होती हैं, उनके अंदर एक गहरी संवेदनशीलता होती है, अभिव्यक्ति की शक्ति होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स अकर्स द फ्रेज द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये किस पोएम की लाइन है, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी बताना है। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये किस पोएम की लाइनें हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर तो बताना है ये किस कहाँ की लाइनें हैं। इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, माइकल, यानी कि एक पेस्टोरल पोएम है। सॉलिटरी रीपर, टिंटन एबे। सो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, टिंटन एबे की ही लाइन है। ये इंपॉर्टेंट है, आई भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, आपका आया भी है और आ भी सकता है। टिंटन एबे की ही लाइन है, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, टिंटन एबे किसकी है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है, जिसकी फुल टाइटल क्या है, लाइन कंपोज ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ वायर ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। और ये जो पोएम है इसको याद रखना है, रिटन इन डेकासिलेबिक ब्लैंक वर्ड्स। ठीक है, ये भी याद रखना है, डेकासिलेबिक ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु सजेस्टेड द फॉलोइंग थियरी अबाउट पोइट्री। इसका बताना है, मतलब पोइट्री के बारे में निम्नलिखित में से ये किसकी थ्योरी है, पोइट्री के बारे में किसने सजेस्ट किया है। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा, ये किस पोएट का है, तो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ का ही है, इन्हीं का है। ठीक है, याद रखना है, ये पोइट्री से ये जो थ्योरी है ये पोइट्री के बारे में है, इनकी थ्योरी। और उन्होंने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही सजेस्ट किया था, उन्होंने ही डिफाइन किया था पोइट्री को। ये कहाँ पे आती है, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स में आती है, उसमें इन्होंने ये लाइनें लिखी है। ये लाइनें कहाँ पे आती है पूछ लिया जाएगा, तो ये लिरिकल बैलेट्स के प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स का ही लाइनें हैं ये। ठीक है, उनके अनुसार जो कविता है वो भावनाओं की गहन अभिव्यक्ति है जो शांत मन से स्मरण करते समय उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, हु मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अबाउट वर्ड्सवर्थ अर्ली पोइट्री। तो यहाँ पे वो बताना है कि वर्ड्सवर्थ की जो शुरुआती पोइट्री है उसके बारे में ये किसके ऑब्जर्वेशन है, कि वर्ड्सवर्थ की अर्ली पोइट्री इज रेडिकल नॉट बिकॉज इट एम्बॉडीज रेवोल्यूशनरी थ्रू आर थियरी आर बिकॉज इट वॉइसेस द कंप्लेंट्स ऑफ द पुअर बट बिकॉज इट अटेम्प्ट to shift a literary perspective away from what he saw as gentility and false sophistication। ठीक है, बताना है, लुइस कजामियन है, डेविड डचेस है, एंड्रू सैंडर्स है, ई फॉर इवॉन्स है। तो बताना है यहाँ पे ये किसकी लाइनें हैं, किसने कहा है। ठीक है, देखिए ये जो लाइनें हैं ना, ऐसा इसमें तो किसी ने भी नहीं कहा है। ठीक है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। ऐसा एक नाम आता है ब्रायन बेट, इन्होंने ही कहा है। ठीक है, ये इन्हीं की ऑब्जर्वेशन है वर्ड्सवर्थ की अर्ली पोइट्री। इनका ये कहना था कि जो वर्ड्सवर्थ की जो शुरुआती कविताएं के बारे में इन्होंने कहा था कि जो उनकी जो शुरुआती कविताएं थीं वो बहुत ही क्रांतिकारी थीं। इसलिए थी क्योंकि उन्होंने साहित्यिक दृष्टिकोण को जेंटिलिटी और फॉल्स सोफिस्टिकेशन से दूर ले जाकर साधारण मनुष्यों के अनुभव की ओर केंद्रित किया। हम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री पढ़ते हैं तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती है कि हमको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में कॉमन पीपल को रख के ही पोइट्री लिखी है। इनका ये कहना था कि इनकी जो शुरुआती पोइट्री है वो बहुत ही, मतलब उन्होंने लिखा कैसे है, साधारण मनुष्यों की अनुभव की ओर केंद्रित किया है, यानी कि कॉमन पीपल भी उनकी पोइट्री को अच्छे से समझ सकते हैं, ना कि सोफिस्टिकेशन, जेंटिलिटी, ये सारी चीज़ों को हटा दिया है उन्होंने। ठीक है, तो ये ब्रायन बेट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, supply the missing modifier in the following consumption of Wordsworth poetic diction. There neither is nor can be any essential between the language of prose and metrical composition। देखिए यहाँ पे फिलअप करना था बट यहाँ पे हुआ नहीं है। एक मिनट, एनी के बाद है, आपको यहाँ पे फिलअप करना है, एनी के बाद कौन सा वर्ड आता है। तो ये वर्ड्सवर्थ के पोएटिक डिक्शन की ही लाइनें हैं। वर्ड्सवर्थ के पोएटिक डिक्शन में ये लाइनें आती हैं, देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी के बाद कौन सा ऐसा वर्ड आता है, डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। ठीक है, बताना है, मतलब वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि गद्य और पद्य की भाषा में कोई आवश्यक भिन्नता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे जो एसेंशियल हो जाएगा, ठीक है, एनी एसेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन, ये याद रखना है। ओके, तो ये जो लाइनें हैं आपकी कहाँ पे आती हैं, तो ये वर्ड्सवर्थ के पोएटिक डिक्शन की ही लाइनें हैं। ओके, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि स्टाइल ऑफ राइटिंग, अपनी पोइट्री में स्टाइल ऑफ राइटिंग
कि राइटिंग का जो स्टाइल हो वो कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ज़्यादा डिटेल करूँगी तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। ओके, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ द पोएट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मैन इज़ दैट द पोएट हैज़। यहाँ पे भी फील करना है, आगे यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार जो पोएट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मैन, जो पोएट है वो दूसरे आदमी से डिफरेंट है। इन दैट द पोएट हैज़, आगे लिखना है क्योटिक, इरेगुलर या फ्रेगमेंट्री सेंसिबिलिटी, की मोर लाइवली सेंसिबिलिटी, की रैशनल या इमोशन। आंसर करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार एक जो कवि होता है, एक पोएट होता है, वो अन्य मनुष्यों से अलग है क्योंकि उसमें अधिक जीवंत या संवेदनशीलता होती है, क्योंकि उसमें अधिक लाइवली सेंसिबिलिटी होती है, मोर लाइवली सेंसिबिलिटी। ठीक है, याद रखना है ये। ओके, कहने का मतलब ये था वर्ड्सवर्थ के अनुसार कि एक पोएट जो होता है वो दूसरे आदमी से भिन्न होता है क्योंकि पोएट में जो होती है, पोएट में अधिक क्या मिलता है, लाइवली सेंसिबिलिटी, यानी कि अधिक जीवंत संवेदनशीलता मिलती है। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु कोलैबोरेटेड विद वर्ड्सवर्थ इन ब्रिंगिंग आउट लिरिकल बैलेड्स। तो यहाँ पे बताना है किसने लिरिकल बैलेड्स में वर्ड्सवर्थ का कोलैबोरेट किसने किया था, सहयोग किसने दिया था। तो हम सभी को पता है एस.टी. कॉलरिज ने दिया था, तो ये तो हम सभी को मालूम है ना, एस.टी. कॉलरिज ने दिया था। लिरिकल बैलेड्स की बात आ गई है तो थोड़ा सा जान लेते हैं। 1798 में ये पब्लिश हुआ था, ये पब्लिशिंग ईयर है 1798 में। 1800 में इसका प्रीफेस आता है। ठीक है, ये याद रखना है, प्रीफेस आता है, प्रीफेस ऐड किया जाता है 1800 में। 1798 में ये पब्लिश होता है, 1800 में प्रीफेस को ऐड किया जाता है। ठीक है, याद रखना है। और ये फर्स्ट एडिशन रहता है और ये सेकेंड एडिशन में प्रीफेस को ऐड किया जाता है। उसके बाद थर्ड जो एडिशन आता है इसमें, तो ये याद रखना है 1802, ये इसका थर्ड एडिशन है। थर्ड एडिशन में पोइटिक डिक्शन को ऐड किया जाता है। ये अक्सर कंफ्यूज करता है, पोइटिक डिक्शन को ऐड किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। जो थर्ड एडिशन है उसमें आपके वर्ड्सवर्थ एडेड एन अपेंडिक्स टाइटल पोइटिक डिक्शन, ये याद रखना है। और 1800 में वर्ड्सवर्थ ने क्या इंक्लूड किया है, एडिशनल पोएम्स एंड प्रीफेसेस, ये 1802 में। लास्ट जो इनका फोर्थ एडिशन आता है वो इनका 1805 में आता है। ठीक है, ये इनका फोर्थ एंड लिख दे रही हूँ, फोर्थ एंड लास्ट इनका एडिशन है। ठीक है, ये याद रखना है। ओके, ये चीज़ें याद रखनी है, ये बहुत कन्फ्यूज़न वाली होती हैं, कंफ्यूज करती हैं आपको। तो 1798 में पब्लिश होता है, 1800 में प्रीफेस को ऐड किया जाता है बाय वर्ड्सवर्थ। और ये भी याद रखना है 1800 में सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ, टाइटल पे विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आता है। 1798 में जब ये पब्लिश होता है तो अननोन रहता है, यानी कि किसी भी राइटर का पोइट का नाम नहीं रहता है। लेकिन 1800 में जब पब्लिश होता है तो प्रीफेस के साथ साथ विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम भी रहता है। 1802 में पोइटिक डिक्शन को ऐड किया जाता है, ये याद रखना है, यानी कि अपेंडिक्स से ये याद रखना है, अपेंडिक्स ऐड होता है पोइटिक डिक्शन। 1805 में फोर्थ एंड लास्ट एडिशन आता है, तो ये याद रखना है। ओके, और इसमें क्या याद रख सकते हैं आप, टोटल कितनी पोएम रहती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल कितनी पोएम है इसमें, तो 23 पोएम्स हैं। इस लिरिकल बैलेट्स में कितनी पोएम्स है, टोटल 23 पोएम्स हैं। और जिसमें आपके 19 पोएम्स किसके हैं, हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं। 4 पोएम्स किसके हैं, एस.टी. कॉलरिज के हैं। तो ये याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये भी याद रखना है कि जो फर्स्ट पोएम है इसमें, लिरिकल बैलेट्स में जो फर्स्ट पोएम होती हैं, फर्स्ट पोएम किसकी है, तो एस.टी. कॉलरिज की है, द राइम एंशिएंट मैरिनर। ठीक है, द राइम एंशिएंट मैरिनर, ये फर्स्ट पोएम है इनकी। और लास्ट पोएम किसकी है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है, टिंटन एबे। ये याद रखना है। ठीक है, इतना बेसिक अपने याद रखना है, ये लिरिकल बैलेट से है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ पे बताया आपको। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है कि इंग्लैंड में आपका लिरिकल बैलेट्स कब आया था, तो 1798 में आया था, ये तो याद रखना है।
और अमेरिका में भी पूछा जाता है कि अमेरिका में कब आया था लिरिकल बैलेड्स, तो 1802 में वहाँ पे पब्लिश हुआ था। अमेरिका की बात कर रही हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, लिरिकल बैलेड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं, इतना याद करके रखिएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द ओरिजिनल टाइटल ऑफ विच ऑफ वर्ड्सवर्थ फॉलोइंग पोएम्स वाज अ पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ अ इंडिविजुअल माइंड। इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है, यानी कि वर्ड्सवर्थ ने जो ये लिखा है अ पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड, इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है। लूसी पोएम, प्रील्यूड है कि इंटीमेशन है, ये बताना है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका द प्रील्यूड हो जाएगा, प्रील्यूड ये करेक्ट हो जाएगा, जिसका जो सब टाइटल क्या है, ग्रोथ, जिसकी सब टाइटल क्या है, ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ये इसका सब टाइटल है, ठीक है। तो ये याद रखना है। एक चीज़ यहाँ पे ये भी याद रखना है आपने, ये प्रील्यूड है जो ये 14 बुक्स में आया था, कितनी बुक्स में, 14 बुक्स में। 1805 में, ये भी याद रखना है, 1805 में विथ 13 बुक्स, ये कब कंप्लीट हुआ था, 13 बुक्स में। लेकिन जब 1850 में ये पब्लिश हुआ था तो 14 बुक्स के साथ पब्लिश हुआ था, ये याद रखना है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि प्रील्यूड को टाइटल किसने दिया था, तो इनकी विडो थी, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ की मैरी हचिंसन, ये प्रील्यूड टाइटल इन्होंने ही दिया था। और ये भी याद रखना है कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रील्यूड लिखा था ना, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने टाइटल नहीं दिया था। विलियम वर्ड्सवर्थ ने टाइटल तब क्या दिया था, अ पोएम टू कॉलरिज, अ पोएम टू कॉलरिज, ये कॉलरिज को ही डेडिकेटेड है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की टाइटल है, जब इन्होंने इस पोएम को लिखा था तो यही टाइटल दिया था, अ पोएम टू कॉलरिज, ठीक है। लेकिन जब पब्लिश हुआ था तो द प्रील्यूड टाइटल से पब्लिश हुआ था, किसने दिया था, इनकी जो विडो थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो वाइफ थी मैरी हचिंसन, इन्होंने दिया था। कंप्लीट कब हुआ था, 1805 में 13 बुक्स के साथ, ठीक है। उसके बाद पब्लिश कब हुआ था, पब्लिश 1850 में पब्लिश हुआ था 14 बुक्स के साथ। ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ये इसका सब टाइटल है, याद रखना है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कहा जाता है कि एस.टी. कॉलरिज ने दिया था, और ऐसा कहीं कहीं नाम आता है ड्रोथी ने दिया था। तो ये जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, इसका जो ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड है, ठीक है। तो ये सब टाइटल है, ये याद रखना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि ये जो प्रील्यूड है ना, ये इंट्रोडक्शन है। विलियम वर्ड्सवर्थ लिखना चाह रहे थे एक बड़ी सी पोएम जिसका नाम था द रेक्ल्यूज, ठीक है। द रेक्ल्यूज लिखना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने नहीं लिख पाया, सिर्फ इसका प्रील्यूड लिखा, इसका इंट्रोडक्शन इन्होंने लिखा, तो ये याद रखना है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है, ओके। और इसमें एक चीज़ और याद रखना है, ये पास्थुमसली पब्लिश्ड हुआ था 1850 में, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी, उसके बाद ही ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ भी होती है, और डेथ के आई थिंक 3 महीने बाद ही पब्लिश हुआ था, आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हेन वाज लिरिकल बैलेड्स पब्लिश। तो अभी मैंने सब बताया लिरिकल बैलेड्स के लिए, तो 1798 में ये पब्लिश हुआ था, पूरा मैंने बताया यहाँ पे, ओके। चलिए फिर इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, फॉर वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज़ लाइक, यहाँ पे बताना है राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ के लिए जो इमेजिनेशन है वो क्या है, रीज़न इन हर मोस्ट एक्सॉल्टेड मूड, नोबल या टायरेनी द वल्गर, बताना है यहाँ पे। तो वर्ड्सवर्थ ने जो कल्पना है, यानी कि इमेजिनेशन को रीज़न इन हर मोस्ट एक्सॉल्टेड मूड कहा है, ये उनके दार्शनिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो ये राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ओके। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे आपका ए नहीं होगा, बी हो जाएगा, इट्स माय मिस्टेक, बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। यानी कि वर्ड्सवर्थ ने इमेजिनेशन को क्या कहा है, नोबल लिविंग एंड नोबल डीड के रूप में कहा है, याद रखना है। वर्ड्सवर्थ ने इमेजिनेशन को नोबल लिविंग एंड नोबल डीड कहा है, ये उनके दार्शनिक जो दृष्टिकोण है उसको दर्शाता है। सो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ये सब क्वेश्चन आपका आया हुआ है, प्रीवियस ईयर है, आप खुद देख सकते हैं, बट हाँ टीजीटी पीजीटी में नहीं आया हुआ है, लेकिन कराना तो सभी है ना, आपको सभी देखना है, चाहे आए चाहे ना आए, आ भी सकता है, तो हमें हर क्वेश्चन से
देखना, हर क्वेश्चन को देखना। अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन दियर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ अपीयरेंस। यहाँ पे हमें क्रोनोलॉजिकल करना है। ये आपका यूजीसी नेट जेआरएफ में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको करा दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं स्किप करती हूँ, सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके यूजीसी नेट से है, तो टीजीटी पीजीटी में नहीं आ सकता है इतना। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए ईगोटिस्टिकल सबलाइम जो है वो आपके ये जो आपके हैं, ये किसने यूज़ किया है? ईगोटिस्टिकल सबलाइम जो है ये फर्स्ट यूज्ड बाय कीट्स। और कहाँ पे इन्होंने यूज़ किया था? इन अ लेटर टू रिचर्ड वुडहाउस और डेटेड 27 अक्टूबर 1818। ठीक है, ये तो कीट्स का हो गया। ओके, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ये एक फ्रेज़ है, थोड़ा सा बता दे रही हूँ। ये एक फ्रेज़ है जिसको यूज़ किसने किया था? एस.टी. कॉलरिज ने। सॉरी, जिसको यूज़ किसने किया था? टी.एस. इलियट ने। क्या हो रहा है आज? टी.एस. इलियट ने यूज़ किया था। यहाँ पर मिलान करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बताना। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले आपका ये आता है, ये पहले नंबर पे है ईगोटिस्टिकल सबलाइम। उसके बाद आपका दूसरा ये आएगा डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। उसके बाद थिएटर ऑफ क्रुएलिटी, ये तीसरे नंबर पे आएगा। चौथे नंबर पे क्या आएगा? अनरिलायबल नरेटर, ये चौथे नंबर पे। इतना मैंने बता दिया है। अब मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि किसका यूज़ किया है। ये एक फ्रेज़ है जिसको टी.एस. इलियट ने यूज़ किया था। ठीक है, टी.एस. इलियट ने अपने एस्से, इनका एक एस्से था मेटाफिजिकल पोएट्स। ठीक है, ये भी बता दे रही हूँ, इनका एक एस्से था मेटाफिजिकल पोएट्स, जो कब आया था? 1921 में आया था। इसमें इन्होंने यूज़ किया था। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद थिएटर ऑफ क्रुएलिटी, ये एक फॉर्म ऑफ थिएटर है, जनरली एसोसिएटेड किससे है? एंटोनिन और टॉड। ठीक है, ये किससे एसोसिएटेड है? एंटोनिन, लिख दे रही हूँ यहाँ पे, एंटोनिन और टॉड। ठीक है, जो बिटवीन 1931 एंड 1936 के बीच में आया था। अनरिलायबल नरेटर जो है, ये भी याद रखना है, ये वॉज द फर्स्ट क्वाइन बाय, इसको क्वाइन किसने किया था सबसे पहले? ठीक है, इसको क्वाइन किसने सबसे पहले किया था? तो वाइनी सी बूथ ने किया था, वे ने। ठीक है, ओके, ये याद रखना है। बूथ कब? 1961 में अपने बुक रिटोरिक ऑफ फिक्शन में किया था इन्होंने, रिटोरिक ऑफ फिक्शन। ओके, तो ये याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे सब बता दिया है। एंटोनी नॉटेड है, ये इसका है, ये इसका है, ये कीट्स ने किया था, ये तो हम सभी को पता है। फर्स्ट यूज्ड बाय कीट्स इन अ लेटर टू रिचर्ड वुडहाउस। तो ये आगे बढ़ते हैं हम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी मैंने उसको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोएट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज़ एज इमॉर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन हु ओपाइंड दिस। किसका मत है ये बताना है। ठीक है, ये किसका विचार है? पोइट्री इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज़ एज इमॉर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन। ये पी.बी. शैली का है कि कॉलरिज का है, विलियम वर्ड्सवर्थ का है, या कि कीट्स का है, किसका है? तो हम सभी को पता है विलियम वर्ड्सवर्थ हम कर रहे हैं, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का ही है ये मत जो है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का ही है। और ये इन्होंने, इनकी ये लाइनें कहाँ पे आपको मिलेगी? प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स में मिलेगी, ये भी याद रखना है। देखिए इस टाइप की जो लाइनें हैं ना पोइट्री के बारे में, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है ना, वो अधिकतर आपको यहीं पे मिलने वाली है, इसी में इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो कभी भी पूछा जाए ये भी, तो ये भी बता देना है कि प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स की ही लाइनें हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। वेयर डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट प्रेजेंट हिज व्यूज़ ऑन द नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोइट्री? तो वर्ड्सवर्थ ने सबसे पहले अपने व्यूज़ नेचर और फंक्शन ऑफ पोइट्री पर कहाँ दिया है? तो वर्ड्सवर्थ ने कहाँ दिया है? इन अ सेपरेटली ब्रॉट एंड सप्लीमेंटेबल टॉक एडवर्टीजमेंट अपेंडेड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स इन अ रिजॉइंडर टू कॉलरिज कंटेंशन। तो यहाँ पे भी बताना है। राइट आंसर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इन एन एडवर्टीजमेंट अपेंडेड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स, ये आपका आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ही है, आरपीएससी में पूछा गया है। वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स के पहले एडिशन में ये वाला
दिया है, ये जो आपका क्या बोलते हैं व्यूज़ हैं उनके लिरिकल बैलेट्स के पहले एडिशन में। उन्होंने एडवर्टीजमेंट में अपने काव्य के उद्देश्य और प्रकृति पर चर्चा की है, प्रकृति पर, नेचर पर। नेक्स्ट वन पे वर्ड्सवर्थ स्टेट दैट सेंट्रल एम ऑफ द पोएम्स इन द लिरिकल बैलेट्स इज टू चूज इंसिडेंट्स एंड सिचुएशंस फ्रॉम डैश लाइफ। फिल करना है रस्टिक, एवरीडे, कॉमन या ऑर्डिनरी। ठीक है, यहाँ पे बताना है मतलब उनकी जो पोएम में सेंट्रल एम क्या है, लिरिकल बैलेट्स को चूज इंसिडेंट एंड सिचुएशन फ्रॉम, वो अपने पोएम में चूज इंसिडेंट यानी इंसिडेंट को चूज करते हैं, सिचुएशन को चूज करते हैं कहाँ से, लाइफ के, एवरीडे लाइफ में, कि रस्टिक लाइफ की, कॉमन लाइफ, ऑर्डिनरी लाइफ। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉमन, क्योंकि हम सभी को पता है कॉमन लाइफ से ही वो लिखते हैं, कॉमन लाइफ से ही चूज करके वो अपनी पोएट्री में डालते हैं। तो वर्ड्सवर्थ रोट हिज इंट्रोडक्शन एज अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाई द पोएम इन लिरिकल बैलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉमन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एम्स ऑफ द प्रीफेस। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन 1719 एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेट्स डिड नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ की जब बात आएगी तो ये इनका मैग्नम ओपस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि जो लिरिकल बैलेट्स के 1798 के एडिशन में पोएट्स के नाम शामिल नहीं थे, कौन से पोएट्स के नाम शामिल नहीं थे। ठीक है, डिड नॉट कंटेन बताना है यहाँ पे। ओके, ये आपका यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। तो 19 पोएम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, हम सभी को पता है टोटल कितनी पोएम्स थी, 23 पोएम्स थी, जिसमें 19 पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ के थे और 4 पोएम्स कॉलरिज के थे। आर्काइक स्पेलिंग्स एंड टर्म्स, इडियट बॉय भी था उसमें, लेकिन नेम एंड इदर पोएट ये नहीं था, है ना, पूछा जा रहा कौन नहीं था, तो ये तीनों थे, बट लिरिकल बैलेट से ये एसोसिएट नहीं है, नेम एंड इदर पोएट। यहाँ पे आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ था 1798 में, इज़ ऑफन कंसिडर्ड बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक पीरियड, और 1798 में माना जाता है कि रोमांटिक पीरियड की भी शुरुआत हुई थी जब लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ था उसी समय। तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की जो पोइट्री थी मेक अ डिस्टिंक्ट चेंज इन फॉर्म एंड सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम न्यू क्लासिकल पोइट्री, तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर मेंशन इन द पोएम लाइन्स कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि जो लाइन्स कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे में किस जो रिवर को उन्होंने मेंशन किया उस रिवर का नाम क्या है, नील, वाई, थेम्स, रिवर का नाम क्या है वो बताना है। तो वाई रिवर है ना, वाई रिवर ही है, हम इसके फुल टाइटल में भी है, लाइन्स कंपोज ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ वाई ड्यूरिंग अ टूर 13 जुलाई 1798। ठीक है, ये एक क्लाइमेटिक पोएम है लिरिकल बैलेट 1798। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन चैंट्स। फिलअप करना है क्या यहाँ पे, विच ऑफ द नहीं फिलअप नहीं करना, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ कंटेन द अबव मेंशन लाइन्स। तो यह किस पोएम की लाइनें हैं बताना है बस। ठीक है, ये आपके यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बताना है नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर। तो ये हम सभी को पता है किसकी लाइनें हैं, सॉलिटरी रीपर की लाइनें हैं। ठीक है, ये सॉलिटरी रीपर की लाइनें हैं, और सॉलिटरी रीपर एक लिरिक है, कई लोग बैलेड मानते हैं बट जो आयोग मानेगा वही हम भी मानेंगे, लिरिक है। ठीक है, इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, और ये जो पोएम है ना ये इंस्पायर्ड है उनसे और उनकी बहन ड्रोथी से, जहाँ पे वो एक विलेज में रुके थे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ द लेटर फेज ऑफ वर्ड्सवर्थ करियर। तो इसका बताना है, ये भी आपका यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्क है जो प्रोडक्ट ऑफ द लेटर फेज वर्ड्सवर्थ के बाद के फेज का उनके करियर का है। एक ही उन्होंने वर्क लिखा है वो बताना है, यानी कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पोएम लिखी है, सिर्फ एक ही उन्होंने ड्रामा लिखा है या प्ले बोल सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा, सब पोएम है इनकी। बॉर्डर्स है, इनका प्ले है, याद रखना है। बॉर्डर्स इज़ अ लेटर फेज ऑफ वर्ड्सवर्थ करियर। ठीक है, ये एक ट्रेजेडी है, ये क्या है, एक ट्रेजेडी है जो कितने में है, 5 एक्ट में है।
यही वर्ड्सवर्थ ने एक ही लिखा है, बस ये याद रखना है। और इट इज़ द वर्ड्सवर्थ फर्स्ट मेजर वर्क्स, ये भी याद रखना है, ये वर्ड्सवर्थ का फर्स्ट मेजर वर्क्स है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और इन द कोर्स ऑफ इट्स कंपोजिशन ही मूव टुवर्ड हिज लिटर ब्लैंक वर्ड्स स्टाइल, तो ये भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। थोड़ा थोड़ा बताते जा रही हूँ ताकि रिमाइंड करते, जब रिवीजन क्लास है तो बताना तो पड़ेगा ना, थोड़ा रिमाइंड कराना पड़ेगा हर चीज़ का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डज द पोएट एक्सप्रेस वॉट एवर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, बताना है किस पोएम की ये लाइनें हैं, किस पोएम की लाइन है जिसमें पोएट ये एक्सप्रेस करता है वॉट एवर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, इसका बताना है। ओ टू द वेस्ट विंड, स्काईलार, सॉलिटरी रिपर, नाइटिंगल, तो ये भी आपके पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में ही आया है यूपी पीजीटी। तो ये द सॉलिटरी रिपर की लाइन है, याद रखना है। वॉट एवर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, देखिए ये बीच की लाइनें पूछी गई हैं, इस टाइप का भी पूछा जा सकता है और इस टाइम भी आ सकती है ये लाइनें, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, ठीक है। तो सॉलिटरी रिपर की है, दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सॉलिटरी रिपर, ठीक है, ये याद रखना है। ये एक लिरिकल पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, ओके, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डू वी गेट द रेफरेंसेस ऑफ प्रोटियस एंड ओल्ड ट्राइटन, तो किस पोएम में हमें प्रोटियस और ओल्ड ट्राइटन मिलते हैं, इनका रेफरेंस मिलता है हमें, प्रोटियस एंड ओल्ड ट्राइटन। वेस्ट विंड का, नाइटिंगल का, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस का, कि ओल्डन ग्रेशियन अर्न का, ये भी आपका यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं ये सी गॉड है, ये दोनों कौन है, ये सी गॉड है, इनका मेंशन विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहाँ किया है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में, ठीक है, इसी में इन्होंने किया है। और ये एक सोनेट है, ये भी याद रखना है, ये एक सोनेट है विलियम वर्ड्सवर्थ का। प्रोटियस एंड ओल्ड टाइटन आर बोथ एंशिएंट ग्रीक गॉड है, ठीक है, ये दोनों कौन है, सी गॉड तो है, एंशिएंट ग्रीक गॉड है, ये भी याद रखना है, ठीक है। जो एसोसिएट किससे हैं, सी से एसोसिएट है, ग्रीक गॉड ऑफ द सी पोसिडियन, एंड जो ग्रीक गॉड है यानी कि ग्रीक गॉड ऑफ द शी का जो ग्रीक गॉड है वो पोसिडियन है। बट जो प्रोटियस है ये एक प्रॉफिट ऑफ द शी है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। जो ट्राइटन है, ठीक है, नहीं प्रोटियस जो है आपका, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जो आपका प्रोटियस है ये एक प्रॉफिट, ठीक है, ये एक प्रॉफिट ऑफ द शी है, ठीक है। और ट्राइटन जो है, ट्राइटन जो है ये इनका बेटा है, हिज सन, ओके, ये याद रखना है। और जो ग्रीक गॉड ऑफ द शी है वो पोसिडियन है, ठीक है, ये याद रखना है, पोसिडियन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम एन इवनिंग वॉक शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोएट्स, डैश लगा हुआ है। तो वर्ड्सवर्थ की जो पहली पोएम है एन इवनिंग वॉक, वो क्या दिखाता है, बताना है। वर्ड्सवर्थ की जो पहली पोएम है एन इवनिंग वॉक, वो किसके प्रभाव को दिखाता है, प्रभाव को दर्शाता है, इटालियन, फ्रेंच, ग्रीक या रोमन। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेंच पोएट्स, ठीक है, फ्रेंच पोइट्स याद रखना है। वर्ड्सवर्थ की जो पहली कविता है एन इवनिंग वॉक, वो फ्रेंच कवियों के प्रभाव को दर्शाता है, जो फ्रेंच पोएट्स हैं उनके प्रभाव को दर्शाता है इनकी पहली पोएम ये एन इवनिंग वॉक, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अबाउट होम डिड अर्नोल्ड राइट हिज पोएम, किसके बारे में अर्नोल्ड ने अपनी पोएम में लिखा है, मेमोरियल वर्सेस ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ बर्थ, किसके लिए लिखा है। तो ये भी आपके यूपी पीजीटी में आया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके यूपी पीजीटी 2021 के आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए लिखा गया है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ के तो इन्होंने लिखा है ना, मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा था अपनी पोएम, विलियम वर्ड्सवर्थ का अपनी फेमस पोएम इनकी थी मैथ्यू अर्नोल्ड की, मेमोरियल वर्सेस, ठीक है, ये याद रखना है, ओके। इसमें इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को
आई थिंक इसमें इन्होंने तीन राइटर का नाम लिया था, आई थिंक विलियम वर्ड्सवर्थ को भी और बायरन का भी इन्होंने मेंशन किया है इसमें, लॉर्ड बायरन, और चौसर को भी इन्होंने मेंशन किया है शायद, बट इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को ज़्यादा मेंशन किया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए लिखा था ही लेड अस, ही यहाँ पे किसके बारे में बोला गया है, इन्होंने किसको बोला है, विलियम वर्ड्सवर्थ को। तो ये याद रखना है, ठीक है। इन्होंने उनकी एबिलिटी को प्रेज किया है विलियम वर्ड्सवर्थ के इस स्टैंजा में। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ द पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, अ मैन इट इज़ ट्रू इंडोब्ड विद मोर डैश एंड मोर। आपको फिल करना है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। ये भी आपके यूपीपीसीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या आएगा। तो अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, अ मैन इट इज़ ट्रू इंडोड विद मोर लाइवली सेंसिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लाइवली सेंसिबिलिटी हो जाएगा, मोर इंथुजियाज्म हो जाएगा, इंथुजियाज्म, ठीक है। और आपका हो जाएगा मोर एंड टेंडरनेस हो जाएगा। तो कौन सा आपका करेक्ट है, एक मिनट, बी करेक्ट हो जाएगा। सेंसिबिलिटी है, इंथुजियाज्म में है, फिल करना है वहाँ पे, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लाइन यही है, अ मैन इट इज़ ट्रू एंडोड विद मोर लाइवली आ जाएगा यहाँ पे, लाइवली सेंसिबिलिटी एंड मोर इंथुजियाज्म एंड मोर टेंडरनेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, टेंडरनेस। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। विल नो वन टेल मी वॉट सी सिंग, कोई मुझे बताएगा वो क्या गा रही है। परहैप द प्लेंटिव नम्बनेस फ्लोज द एबव मेंशन दीज लाइन्स अपीयर, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं। ट्रू लव, अनचेंजेबल, सॉलिटरी रिपर, लूसी ग्रे। अब ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें आपकी यूपीटीजीटी 2021 में आया हुआ है, तो सॉलिटरी रिपर की ही लाइनें हैं, याद रखना है, ठीक है। ये लाइनें जो है ये सॉलिटरी रिपर की लाइनें हैं और ये पोयम पब्लिश हुआ था, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में 1807 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। एंड है दाई शोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट अपीयर्स, तो ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं, ये भी आपके टीजीटी की लाइनें हैं। आप खुद ही देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा ईजी हो रहा है। टीजीटी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दाई शोल वॉज लाइक, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत टफ आएगा, टफ आते हैं ये नहीं कहूँगी, कुछ क्वेश्चन आपको टफ लगेंगे, कुछ आपको इजी भी लगेंगे, कुछ मॉडरेट रहेंगे, इस टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लाइनें हैं ये कहाँ की लाइनें हैं, लंदन 1802 की लाइनें हैं ये, जिसका दूसरा नाम है टू मिल्टन। ये मिल्टन को एड्रेस है, मिल्टन के लिए ही इन्होंने लिखा था, और ये मिल्टन को दाई शोल किसे कहा गया है, मिल्टन को ही कहा गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, ठीक है, याद रखना है। और ये पोएम आई थी 1802 में और पब्लिश हुआ था 1807, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में ये पब्लिश हुआ था, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज़ नॉट रिटन बाई जॉन मिल्टन, इसमें बताना है कौन सा वर्क जॉन मिल्टन द्वारा नहीं लिखा गया है। जॉन मिल्टन का क्वेश्चन आ गया इसी में, ये भी आपका यूपीटीजीटी में ही पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा नहीं उन्होंने लिखा है, तो देखिए ये सारे तो उन्होंने मॉर्निंग क्राइस्ट नेटिविटी लिखा ही है, लेट मैसेकर इन पाइडमोंट ये भी लिखा है, 23 ये भी लिखा है, द इनर विजन ये इन्होंने नहीं लिखा है, ये मिल्टन का क्वेश्चन नहीं है, द इनर विजन ये नहीं है। ओके, ये जो वर्क है इज़ नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, और ये लिखा किसके द्वारा गया है तो ये भी बता दे रही हूँ, ये जो इट इज़ रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, शायद इसीलिए क्वेश्चन आ गया होगा ना, इट इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। वेयर इज ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटी ऑन द लेट ऑफ मैसेकर पाइडमोंट ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23 रिटन बाय मिल्टन, ये याद रखना है, ठीक है। इनर विजन विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रिपर द सॉलिटरी हाईलैंड लेस इज, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की सॉलिटरी रिपर में द सॉलिटरी हाईलैंड लेस इज वो क्या है, गर्ल आयरलैंड की है, स्कॉटलैंड अरेबियन या फिर किसी की नहीं है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। अ गर्ल है, एक लड़की है, कहाँ की है, स्कॉटलैंड की है, जो लड़की गा रही है वो कहाँ की है, स्कॉटलैंड की है। सॉलिटरी हाईलैंड लेस मीन्स क्या होता है, लड़की, वो जो सॉलिटरी हाईलैंड लेस है वो एक गर्ल है फ्रॉम स्कॉटलैंड की, ठीक है। और इसमें कुछ
आप क्या याद रख सकते हैं, मैंने बता दिया है, पब्लिश हुआ था 1807 में। ठीक है, चलिए फिर यहीं पे एंड करते हैं क्लास को। 30 क्वेश्चन हो गए हैं और मैंने एक्सप्लेन भी किया है, थोड़ा थोड़ा याद दिलाया है आपको। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। एंड चैनल पे जो पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके जो वीडियो को शेयर करा करिए, लाइक करा करिए। और हाँ, एक बार और पीडीएफ के लिए बता दे रही हूँ, पीडीएफ में जो इंटरेस्टेड है, कंप्लीट 4 राइटर हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। आप देखेंगे, खुद ही जानेंगे। तो 199 आपको पे करने होंगे अगर जो कोई भी लेना चाहता है 199 में। तो ये आपको कंप्लीट 4 राइटर मिलेंगे इसमें, वो भी MCQs। और 79 में आपको मिल जाएंगे कंप्लीट आपका लिटरेरी टर्म वगैरह जो भी है इधर का सब मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके PDF को पा सकते हैं। ओके, बाय बाय।